आपने जो देखा कश्मीर को शुरू से लेके अब तक 370 ख़त्म हुआ, 35A ख़त्म हुआ, तो क्या आपको लगता है कि ये उस समय ही हो जाता तो शायद बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई होती? आरंभ कहाँ से करें बड़ा कठिन है कहना। हमने तो उस समय देखा पिताजी का जब राज्य था। अब तो इलेक्शंस की बात हो रही है, तो आपको लगता है कि एक बार इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए? फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तो बड़ा फ़र्क पड़ेगा। शेख अब्दुल्ला की पर्सनालिटी को आज इतने साल के बाद आप किस तरीके से आंकेंगे? उनको इतिहास में किस तरीके से देखा जाए? देखिए, इतिहास में तो इतिहासकार जो लिखते हैं वो अपना अपना लिखेंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि शेख अब्दुल्ला प्रभावशाली व्यक्तित्व था, उनका कोई शक नहीं। तो जब आप उनका अरेस्ट वारंट साइन कर रहे थे तब आपको क्या लगा तब कि मुझे मैं लगा ऐसी, जिसको आप खुद कह रहे हैं कि बड़ी टावरिंग पर्सनालिटी थी, उसका मैं अरेस्ट वारंट? मुझे बड़ा आनंद आ रहा था क्योंकि ये शख्स एंटी डोगरा बहुत था, इसने बहुत गालियाँ दी हैं डोगरा को, पिताजी को, सबको। कहते हैं कि जिन्ना और पाकिस्तान आपकी माता जी से ज़्यादा परेशान थे। पाकिस्तान भी और शेख अब्दुल्ला भी, क्योंकि ऐसा है कि माँ जी गाँव की थी। महारानी साहिबा का जिक्र मैं कर रही हूँ, मैंने जब भी एज ए यंग रिपोर्टर, एज ए कब वो हमेशा मेरे साथ ही रहती आपके साथ हमेशा देखा, हमेशा उनका बड़ा साथ रहा मुझे। और बाद में जितने मैं चुनाव जीता, ज़्यादा वोट उनकी वजह से मिलते थे मुझे, क्योंकि लोग सब आ जाते थे, हमने देखना युवरानी साहब को, देखना युवरानी साहब को। आपको तो संगीत से भी बहुत लगाव है। एक बात मैं सांचे कहूँ सजनी, अब क्यों इतना तरसावत है, प्यारे मोहन से बेगी में रोज आकर, वो तो तेरो ही नाद उठा। नमस्कार, आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराधा प्रसाद और आज मैं जिस पर्सनालिटी से बात कर रही हूं, उन्होंने भारत को आज़ाद होते हुए देखा है, रियासतों को ख़त्म होते हुए देखा है। उनका जो इतिहास है, वो इतिहास को मैं कैसे डिफाइन करूं मुझे खुद पता नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूं कि वो एक लिविंग लेजेंड है। और आमने सामने में मैं एक सीरीज शुरू कर रही हूं जो कि लिविंग लेजेंड्स की सीरीज है। और वो लिविंग लेजेंड्स क्योंकि जो हमारा देश है वो यंगस्टर्स का देश है, वो डिजिटल मीडिया पर बहुत कुछ चीज़ें जानना समझना चाहता है, और अगर हम लोग इन बातों को उनके पास नहीं लेके आएंगे तो शायद उनके मन में कुछ भ्रांतियां रह जाएंगी। तो मैं आज बात कर रही हूँ डॉक्टर करण सिंह जी की। करण सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जैसी पर्सनालिटी को मैंने कहा कि मैं जब आपसे बात करूंगी तो मैं खुद डर रही हूँ, क्योंकि जो आपका ज्ञान है उसको बुद्धिजीवी लोग आपको ज्ञान का सागर कहते हैं। कोई आपको कहता है कि इतिहास का अगर सही मायनों में कोई आंक सकता है तो वो आप है, क्योंकि आप उन सारे पड़ाव से गुजरे हैं जिससे बहुत लोग नहीं गुजर सके। कश्मीर, जम्मू कश्मीर को लेकर के आपका जो पूरा इतिहास रहा है, भले वो आपको विरासत में मिली हो, लेकिन उस इतिहास को आपने दूसरे तरीके से, दूसरे नजरिए से, बहुत सारी चीजों से आप गुजरते हुए आज आप यहाँ पे हैं जी। मैंने आपका एक प्रोग्राम भी देखा प्रधानमंत्री जी के साथ, वो अभी आप पिछले साल का था या शायद नहीं, 3-4 साल हो गए। उसमें जिन बातों को आप प्रधानमंत्री जी को, जो गीता के श्लोक आप सुना रहे थे, तो मैं ये देख रही थी कि प्रधानमंत्री जी की नजर किस तरफ है, वो बिल्कुल आवाक होके आपको सुन रहे थे। तो मैंने कहा कि आज जब मैं आपसे बात करूंगी तो मैं सही बोल रही हूँ आपसे कि मैं बहुत छोटी हूँ हर तरीके से, तो अगर कोई ऐसी गलती हो जाए तो आपसे माफी मैं पहले ही मांग लेती हूँ। ऐसी बात नहीं जी। तो सबसे पहले ये कि डॉक्टर सिंह, आपने जो देखा कश्मीर को शुरू से लेके अब तक 370 ख़त्म हुआ, 35A ख़त्म हुआ, व्हेन यू लुक बैक एट हिस्ट्री, जब आप इतिहास को देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि ये उस समय ही हो जाता तो शायद बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई होती? देखिए, ऐसा है अनुराधा, पहली बात तो ये याद रखिए कि रियासत का नाम जम्मू कश्मीर है, केवल कश्मीर नहीं है जी। क्योंकि ये भ्रांति बहुत सारे लोग करते हैं, वो कश्मीर कहते हैं
और जम्मू वाले और लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान, ये जो रियासत बनाई थी हमारे पूर्वजों ने 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर में, उसमें जम्मू सारा प्रांत, कश्मीर प्रांत, गिलगित बल्तिस्तान और लद्दाख 4 अलग अलग क्षेत्र थे और नाम था जम्मू एंड कश्मीर। आज भी जम्मू एंड कश्मीर है, पहली बात। दूसरी बात, आरंभ कहाँ से करें बड़ा कठिन है कहना। हमने तो उस समय देखा पिताजी का जब राज्य था, तो उस वक्त अंग्रेज़ों का राज था दिल्ली में और भारतीय रियासतें थीं, तो हमारी एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी रियासत थी और ऊपर थी हिंदुस्तान के नक्शे में, बड़ी शानदार रियासत थी। वो फिर 1947 में युद्ध शुरू हो गया था। उससे पहले पाकिस्तान की ओर से हमला हो गया, कबायली जिन्हें कहते हैं, जो यही तालिबान के ही बुजुर्ग समझिए आप, वो उनका हमला हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारी तबाही हुई, कत्ल गारत हुआ। और फिर पिताजी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया जी, लेकिन 2 महीने बाद साइन किया ना उन्होंने। 2 महीने बाद वो सोच रहे थे कि भाई क्या किया जाए। देखिए उनकी स्थिति भी बड़ी कठिन थी। एक हाथ में तो पाकिस्तान था और हमारी रियासत 80% मुसलमान थी, 80% आरंभ से ही। तो एक उनका नेचुरल, एक वो वहाँ भी पुल था, और दूसरी बात ये थी कि हिंदुस्तान भी थे। तो ये दोनों वो सोच रहे थे, तो थोड़ी सी मुझे लगता है सोच में डिले हो गई जी। तो लेकिन 47 जब आ गया तो उस वक्त तक उन्होंने कोई फैसला नहीं किया था। 3 राजाओं ने नहीं किया फैसला। एक तो जूनागढ़ वाले ने नहीं किया, हाँ। तो वहाँ तो पुलिस एक्शन खत्म हुई। दूसरा निज़ाम ने नहीं किया, वहाँ तो बाकायदा युद्ध लड़ना पड़ा। तीसरा जम्मू कश्मीर में नहीं किया, यहाँ तो युद्ध यानी पाकिस्तान की ओर से शुरू हुआ। और वो युद्ध आपको आश्चर्य होगा कि सारे 1947 से लेके 1948 पूरा वर्ष चलता रहा और पहली जनवरी 1949 को यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से बंद हुआ, सीज फायर हुआ। तो उस वक्त तक बहुत सारी रियासत हमारे हाथ से निकल गई थी। गिलगित बल्तिस्तान निकल गया था, बहुत सारा जो मीरपुर मुजफ्फराबाद का जो इलाका था, वो जो बेल्ट थी वो निकल गई थी। और अक्सर चीन तो बाद में निकली, चीन ने जब 1962 में हमला किया। तो वो उस वक्त लड़ाई चल रही थी। आइडिया ये था कि हमारी रियासत जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन उस बनी नहीं थी, तो 1950 में बनी। तो बीच में क्या संधि रही, तो ये जो 370 लाया गया, ये इसलिए कड़ी थी, ये जम्मू कश्मीर और भारतवर्ष के साथ मिल जाए, फिर उनको एक सेतु थी। अच्छा। तो इसलिए कोई वो ऐसी भयंकर बात नहीं थी, या ऐसा कोई वो गलत बात नहीं थी। उस वक्त आवश्यकता थी, क्योंकि हमारा अपना संविधान बन रहा था। मैं ही उस समय सदर रियासत था, मैंने ही संविधान सभा बुलाई और वो संविधान सभा चली और उन्होंने संविधान बनाया भी 1956 में, जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन। आजकल कोई उसका नाम लेता नहीं है, लेकिन वो संविधान मेरे ही हस्ताक्षर से बना। जी, इनफैक्ट आप ही के हस्ताक्षर से कश्मीर बना, मतलब जम्मू एंड कश्मीर बना, और आप ही के हस्ताक्षर से वो फिर शेख अब्दुल्ला भी बने वहाँ के मुख्यमंत्री, और फिर उनको वहाँ से बर्खास्त भी किया गया। तो कहते हैं कि वो आप उस समय छोटे थे, यंग थे, तो कहते हैं कि वो कह रहे थे ये कौन ये मिले ये हाई स्कूल पास और पास जो है व्यक्ति मुझे जो है हटा रहा है यहाँ से, ये छोकरा ये कौन सा छोकरा है। यार वो तो अलग कहानी है, मैंने अपनी आत्मकथा में लिखा है जी। तो वहाँ से लेके फिर ये सारा चलता रहा कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष स्थान देना। लेकिन एक बात बताइए, जब हम 370 की बात कर रहे हैं तो 370 या 35A नासूर कब बन गया?
अगर ये सेतु था, एक सेतु था 35 है और दूसरी बात है, दोनों अलग है। तो 370 तो कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया जी, तो 35 ए जो था उसका कारण बताऊं मैं। 1929 में पिताजी ने 2 काम किए। एक तो ये किया कि भाई बाहर का आदमी कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता यहाँ। क्यों? पैसा कश्मीरी गरीब थे, पंजाबियों ने आके सारी ज़मीन खरीद लेनी थी और बेरोज़गार हो जाने से। आज कोई बेरोज़गार कश्मीर में आपको मज़दूर नहीं मिलेगा, काम करना होता तो बिहार से मज़दूर मंगवाना पड़ता है। तो अपने लोगों को रक्षा के लिए किया उन्होंने। दूसरा उन्होंने कहा कि नौकरी बाहर से नहीं ले सकता। क्यों? अगर नौकरी खुली होती तो बंगाली बहुत पढ़े लिखे थे, जम्मू कश्मीर के लोग तो रहे थे, तो ज़मीन सब पंजाबियों ने लेनी थी, नौकरियों सब बंगालियों ने लेनी थी, वो हमारे लोग कहाँ जाते। तो ये जो था ये अपने लोगों की रक्षा के लिए उन्होंने किया। ये कोई ऐसी भयंकर चीज़ नहीं की उन्होंने जो एक हवा बनाया जा रहा है कि भाई पता नहीं ये क्या है, ऐसी बात नहीं थी। लोगों के हद, ठीक है वक्त बदलता रहता है, समय बदलता रहता है और समय समय पे अभी चली गई सारी चीज़, लेकिन समझना चाहिए कि इसकी कोई विचारधारा कोई गलत नहीं थी उस वक्त। उसी 35 ए को बचाने के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन में तो सब इक्वल हैं, तो हमारे यहाँ तो इक्वल नहीं रखे थे, इसलिए उसको बचाने के लिए 35 ए डाला गया कि जो रिफॉर्म हमारे स्टेट में हुए हैं वो बचे रहे। लेकिन वो उसको यूज कर लिया गया दूसरे तरीके से। हाँ, यूज की मतलब पॉलिटिक्स ने उसको, पॉलिटिक्स में हर एक, क्योंकि हर एक अपना चाहता था मैक्सिमम ऑटोनॉमी। तो शेख अब्दुल्ला मैक्सिमम ऑटोनॉमी चाहते थे, इंडिया पोल कहते थे हमेशा मिनिमम ऑटोनॉमी। तो यही कश्मकश चलती रही 1947 से लेके, और ये जो 6 साल पहले 2018 में जो हुआ उसके बीच में ये जो वक्फा था, इसमें यही बात चलती रही कि कितनी ऑटोनॉमी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। अब तो वो बात ही सारी समाप्त हो गई जी। तो इसलिए समझना जरूरी है। और मैं एक बात मैं हमेशा समझती हूँ कि जब 4 रियासतें मिल, मतलब 4 जगह मिल करके, 4 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान मिलके जब जम्मू और कश्मीर बना, तो उसमें इन 2 जम्मू का नाम जोड़ा गया, कश्मीर का जोड़ा गया, लद्दाख और उनका क्यों नहीं जोड़ा गया? कितना लंबा नाम बनाते भी। जम्मू कश्मीर तो शुरू से यही थे, हमारी राजधानी एक जम्मू में थी, एक कश्मीर में थी। हम लोग डोगरा हैं, हमारी राजधानी बेसिकली जहाँ से हम उभरे वो जम्मू है, और कश्मीर क्योंकि हमारे पास आ गया तो कश्मीर, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर कितने नाम रखते। अच्छा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, साके, कितने रखते नाम, इतने नाम नहीं रख सकते। एक बार जो 2 महीने की जो देरी थी, वो लगता है कि बहुत देरी हो गई एक्सेशन करने में पिताजी से। आप शायद होते वहां, आप थे, प्रेजेंट थे? मैं था, लेकिन मैं तो व्हील चेयर में था, मुझे तकलीफ थी और मैं कोई उसमें, उस वक्त मेरी उम्र 15 साल की, 16 साल की थी, तो मैं कोई उनको इस विषय के विषय राय नहीं दे सकता। लेकिन पीछे अगर देखा जाए तो उनके ऊपर भी कई मजबूरियां थी, क्योंकि उन्होंने जो माउंटबेटन को पत्र लिखा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के साथ एक पत्र लिखा उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा था कि किस डोमिनियन में जाऊं, डोमिनियन से ना तो इंडिया और पाकिस्तान, या दो इंडिपेंडेंट रहूं, दोनों के साथ अच्छे संबंध में। ये था उनका असली वो कश्मीर का झंडा वो अलग चाहते थे क्या? वो जम्मू कश्मीर चाहते थे कि इंडिपेंडेंट शायद हो जाए विद गुड विशेस विद बोथ। लेकिन वो बात बनी नहीं, या तो पहले बना देते अलग, हाँ, उससे यानी 1-2 साल पहले काम करते, अंग्रेजों से बात करते, कांग्रेस से बात करते, जिन्ना से बात, वो बात उसमें हुई नहीं, तो एकदम बन नहीं सका वो। तो वो सारा मैं डॉक्टर MC महाजन की किताब पढ़ रही थी। हाँ, वो तो आपके पिताजी के पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, महाराज साहब के। तो उनकी किताब में एक जिक्र है रामलाल जी का, बत्रा, हाँ बत्रा शायद। तो उस जिक्र में उन्होंने लिखा है उस किताब में, कि बहुत पुरानी किताब है, कि
रामलाल जी को शायद बनाया गया, उनको एमसी महाजन को हटा करके। नहीं हाँ। वो पहले गए थे एमसी महाजन। अच्छा, एमसी महाजन तो उनसे बहुत सीनियर थे। तो रामलाल जी जो थे वो शायद उनके टच में थे जिन्ना जी के और लियाकत अली के, और वो वहां से संदेशा लाते थे कि आप इसी तरीके से कीजिए, और शायद आपके पिताजी को वो भ्रमित करते थे। हो सकता है वो भी, मैं इसके बारे में मेरी कोई जानकारी है नहीं। मैं जानता हूँ छोटे से रिंगने से थे रामलाल बत्रा। अच्छा। और मैंने जिक्र भी किया है अपने ऑटोबायोग्राफी में पास ही, लेकिन उन्होंने क्या है वहाँ से लाए कि नहीं मैं नहीं कह सकता। लेकिन और भी बहुत सारे लोग होंगे जो मिलते होंगे पिताजी को। जी और जो उन्होंने कहा होगा, क्योंकि बड़ी कठिन परिस्थिति थी ना। कहते हैं कि जिन्ना और पाकिस्तान आपकी माता जी से ज्यादा परेशान थे। पाकिस्तान भी और शेख अब्दुल्ला भी, क्योंकि ऐसा है कि माँ जी गांव की थी, वो राजकुमारी नहीं थी। पिताजी ने 4 विवाह किए थे, 3 राजकुमारियों से और एक कांगड़ा में एक छोटा सा गांव है विजयपुर, ब्यास के ऊपर ब्यास नदी को देखते हुए, वहाँ की थी वो। तो वो करीब जानती थी। वो जब ये रेफ्यूजी आते थे तो वहाँ जाती थी, उनको कपड़े देती थी वगैरह, उनको बड़ी दर्द थी। पिताजी तो वे भी थे, लेकिन वो तो अपने दरबार में बैठे रहते थे, गांव में तो जाते नहीं थे, बाहर नहीं जाते थे। माता जी घूमती थी बहुत, इसलिए ये लोग डरते थे शेख अब्दुल्ला उनसे बहुत कि वो लोकप्रिय हो गए हैं, इसलिए ऐसा ना हो। एक बात बताइए, शेख अब्दुल्ला की पर्सनालिटी को आज इतने साल के बाद आप किस तरीके से आंकेंगे? उनको इतिहास में किस तरीके से देखा जाए? देखिए, इतिहास में तो इतिहासकार जो लिखते हैं वो अपना अपना लिखेंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि शेख अब्दुल्ला प्रभावशाली व्यक्तित्व था उनका, कोई शक नहीं। 6.5 फुट थे वो, और टोपी पहनने के ऊपर करीब 7 फुट जैसे लगते थे, बहुत लंबे चौड़े, बेहतरीन बोलने वाले थे, ऑरेटर थे, उर्दू में और कश्मीरी में। तो वेरी इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी। और ये नहीं भूलना चाहिए कि जब एक्चुअल हमला हुआ उस वक्त शेख अब्दुल्ला ने भारतवर्ष का साथ दिया। जी, एक कोई चिट भेजी थी। हाँ, साथ दिया। और वो चिट वाली बात जो महाजन कही ने, तो ऐसा है कि उन्होंने बल्कि अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस जो था उनको यहाँ तक कह रखा, तो तुम सोटियाँ वगैरह तैयार रखो, डंडे अगर लोग आए तो उनका विरोध करो। वो हमें भूलना नहीं चाहिए। बाद में उनकी कुछ विचारधारा बदली, वो बात और है, लेकिन उस समय, उस कठिन समय पे उन्होंने जो साथ दिया था, देखिए ना, विरोधी को भी जो है पूरे ढंग से देखना चाहिए। केवल इसको डेमोनाइज करके और कह देना बड़ा आसान है, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैं जिस चीज़ को देखता हूँ कि एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ। उस समय सारा उभर रहा था, अंग्रेज निकल रहे थे, जैसे कांग्रेस उभरी वैसे रियासत के लोग भी उभरे। अक्सर लोग तो वही थे। तो कांग्रेस ने अंग्रेज़ों को हटाने की कोशिश की, शेख अब्दुल्ला ने हमें हटाने, डोगरास को हटाने की कोशिश की। एक उनमें जो कमज़ोरी थी वो ये थी कि उनका प्रभाव केवल कश्मीरी भाषी क्षेत्र तक सीमित था, वो उससे ज़्यादा ना तो वो पंजाबी स्पीकिंग एरिया में था, ना जम्मू में था, ना लद्दाख में। वो उनकी कमज़ोरी थी। तो वो समझते थे कश्मीर है, बाकी तो ऐसे ही हैं। तो वो फिर अंत में जाके उनका थोड़ा सा बदलने लगा था विचार। तो जब आप उनका अरेस्ट वारंट साइन कर रहे थे, तब आपको क्या लगा कि मैं ऐसी, जिसको आप खुद कह रहे हैं कि बड़ी टावरिंग पर्सनालिटी थी, उसका मैं अरेस्ट वारंट, मैं कहाँ छोकरा? नहीं, मैं छोकरा अपने आप को मतलब मैं तो ठीक है, मैं 22 साल का था। तो 22 साल तो मैंने अपने आप ग्रेजुएशन करते हैं। मुझे पूरा आत्मविश्वास था। मेरे कभी भी आत्मविश्वास की कमी नहीं रही मुझे। ये एक कारण है कि भगवत कृपा से हम इतने वर्षों से चल रहे हैं। जब आप वो साइन कर रहे थे उस मुझे बड़ा आनंद आ रहा था क्योंकि ये शख्स एंटी डोगरा बहुत था, इसने बहुत गालियाँ दी हैं डोगरा को, पिताजी को, सबको। हमने कहा चलो इसको भी करते, देखते हैं क्या होता है। हालांकि कठिन, बड़ा कठिन था वो। अगर गलत हो जाता तो हम लोग जेल पहुंच जाते। अच्छा, यहाँ तक बात थी।
तो उस वक्त जब आपने साइन कर दिया, उसके बाद की स्थिति क्या हो गई जम्मू कश्मीर की? कश्मीर की स्थिति फिर बख्शी गुलाम मोहम्मद आए हाँ। 10 साल के लिए, फिर उसके बाद ख्वाजा शमसुद्दीन थोड़ी देर के लिए आए, फिर जी। ख्वाजा गुलाम मोहम्मद सादिक आए, मीर कासिम आए, फिर चलता रहा सारा सिलसिला। जब उनको छोड़ा गया, जब शेख अब्दुल्ला को जेल से निकले, तब आप उनसे मिले, तो वो उनका मिले। पहला रिएक्शन क्या था? उनका बड़ा अच्छा रिएक्शन था। पता है क्या कहा उन्होंने? टाइगर कैसे हो? अच्छा, टाइगर कैसे? क्योंकि मेरा पेट नेम टाइगर था। पंडित जी ने जितनी मुझे पत्र लिखी माय डियर टाइगर, अच्छा, पिताजी मुझे टाइगर कहते थे। आते ही मैंने कहा, उस वक्त में थोड़ा मैंने कहा इसको मैंने निकाला हुआ है, जम्मू में बैठा हुआ था हरिनिवास में, आए टाइगर कैसे हो, टेंशन कम हो गई। मैंने कहा ठीक होगा शेख साहब, कैसे, ऐसी बात हो गई। उन्होंने कोई गुस्सा नहीं दिखाया उसने। तो क्या आपको लगा कि वो जो शेख अब्दुल्ला थे, है ना, जिनको आपने जेल में जिनको डाला था, और फिर जो वो आए, और उनमें राजनीतिक तरीके से या सोच के तरीके से बदलाव आया था? थोड़ा बहुत आया था। उनको ज्यादा आया बांग्लादेश युद्ध के बाद। बांग्लादेश युद्ध के बाद उनको ये एहसास हो गया कि अब हम हिंदुस्तान से टूट नहीं सकते। तब जाके उनकी थोड़ी सी सोच बदली। तभी तो जाके फिर से इंदिरा जी ने उनके साथ संधि करके और उन्हीं को बनाया फिर प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के रूप में ही देहांत हुआ उनका। जी बिल्कुल। तो कहाँ उसको आधी रात हमने अरेस्ट किया, अंत में जाके 30-35 साल के बाद प्रधानमंत्री के रूप में उनका देहांत। लेकिन तब तक आप वहां से निकल गए थे? मैं जम्मू कश्मीर से? मैं शायद उस वक्त इंदिरा जी के मंत्रिमंडल में आ आप गया उनके था। मंत्रिमंडल में थे, हाँ बिल्कुल। तो ये बताइए कि शेख अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला में क्या डिफरेंस आप पाते हैं? देखिए, फारूक तो बड़े मजेदार आदमी है, बड़े रौनकी आदमी है जिन्हें कहते हैं। आप समझते हैं ना, हाँ, जी। पंजाबी का लफ्ज है रौनकी। रौनकी, हाँ। गाते हैं, जरूरत हो तो नाचते हैं। हाँ। जब मेरी पार्टी थी इसी कमरे में, जब मैं 90 वर्ष का हुआ, अब मैं 93 वर्ष का हूँ, अरे वाह। 90 वर्ष की जब पार्टी थी यहाँ, तो वो बाजे चलते थे, उठे फारूक बाकायदा नाचने लगे उनके साथ। एक माला था पर आई हुई थी रमेश की लड़की, उन्होंने खूब डांस किया। तो वो उस किस्म के आदमी थे। शेख अब्दुल्ला वाज अ वेरी सिवियर मैन, वो तो बहुत बड़े उसका रूप। ये बहुत वैसे मिलनसार है, मिलनसार है। बट एज ए राजनीतिज्ञ उनको आप कैसे देखते हैं? राजनीति में भी इसने डंके की चोट से कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं, ये भी नहीं भूलना चाहिए। देखिए, डंके की चोट पे कहा फारूक ने कि हम हिंदुस्तानी। अब कोई ये कहे कि साहब आप पाकिस्तान से बात करो, तो आप कहते साहब आप पाकिस्तानी हैं, आप टेररिस्ट, गलत बात है। डेमोक्रेसी है, बातचीत होती है। क्या ऐसा क्या भयंकर हो गया? पाकिस्तान से बात करनी हो तो करो, नहीं करनी हो तो ना करो। लेकिन कोई अगर ये डिमांड करे कि भाई पाकिस्तान से बात करो, तो आप उसको फिर एकदम आपकी जो लिस्ट, ब्लैक लिस्ट है, उसमें वो आ जाते हैं। तो जरा ये सब चीज़ों को अनुराधा सोचना चाहिए पूरा जी। एकदम ये जो नी जर्क रिएक्शन होता है ना हमारा, इससे गलती हो जाती है। जी बिल्कुल। आपको लगता है कि अब कश्मीर अब सही तरीके से पटरी पर आ गया? देखिए, इसका ये मतलब हुआ कि पहले पटरी से उतरा हुआ था। जम्मू कश्मीर नहीं, पटरी से उतरा ही नहीं, मैं समझ गया। अरे मैं समझ गया तुम्हारी मैं इसलिए पूछ रही हूँ डॉक्टर साहब, क्योंकि जो परसेप्शन नॉन जम्मू कश्मीरी लोगों का है वहां से निकल, वो सबसे अब आ गया। अब आ गया। बड़ी अच्छी बात, मजे आप खुशियां मनाइए। नहीं हुआ ऐसा है ना कि बड़ा ड्रास्टिक हुआ। ये पहली जो हमने कहा था यूनाइटेड नेशन में या कश्मीरियों को ऑटोनॉमी देंगे वगैरह, वो तो सब खत्म हो गया। अब उससे कुछ बातें अच्छी भी हुई हैं, इस तरीके से कि पहला जो निज़ाम था उसमें जो लाखों रेफ्यूजी आए थे पाकिस्तान से, उनको वोट नहीं था क्योंकि वो स्टेट सब्जेक्ट नहीं थे। तो मुझे वोट देते थे एज MP, लेकिन MLA की वोट नहीं थी, नौकरी नहीं ले सकते थे, ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। महिलाओं के साथ कुछ व्यवहार ठीक नहीं था। महिलाओं के साथ ये था कि अगर कोई वहाँ की लड़की शादी कर ले तो प्रॉपर्टी सारी छोड़। तो इस किस्म की कुछ कुरीतियाँ थीं, तो उनके तो वो तो सब ठीक हो गई।
और इसमें भी कोई शक नहीं कि तरक्की जाती काम भी काफ़ी हुए हैं। एलजी जो है मनोज सिन्हा बहुत एक्टिव हैं, बहुत काम करते हैं सुबह शाम तक, बहुत सारे कार्यक्रम हुए। एक बात ज़रूर है कि लोगों के साथ राबता टूट गया है, क्योंकि किसके साथ बात करें, वो ब्यूरोक्रेसी छाई हुई है, सेंट्रल रूल है ना, कार और जनता के बीच में जो कड़ी होती है वो मिसिंग है। इसीलिए हम ये कर रहे हैं प्रार्थना कि भाई एक तो चुनाव करवा दो जल्द से जल्द। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया क्योंकि 16 साल से चुनाव कोई गवर्नमेंट है नहीं, और दूसरा स्टेटहुड फिर से दे दो। देखिए जम्मू कश्मीर एक अंग्रेज़ों के वक्त में भी सबसे बड़ी रियासत थी। आज़ादी के बाद सब कहते थे ये तो भारतवर्ष का मुकुट है, ये है वो। अब वो मुकुट क्या है, अब तो हम हरियाणा और हिमाचल से भी नीचे आ गए, यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। ये किसी के गले से उतर नहीं रही है अनुराधा जी। जो भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, चाहे वो कश्मीरी हो चाहे जम्मू हो, उनको ये अच्छा नहीं लगा कि स्टेटहुड हमारी लेके और हमें अब द्वितीय श्रेणी पे रखा। आपकी बात होती है प्रधानमंत्री से या अमित शाह जी से इस बात को लेके चर्चा? कोई बात नहीं होती है, लेकिन कभी कभी मैं अपना वक्तव्य देता हूँ जब आवश्यकता होती है। जी जी जी। अब तो इलेक्शंस की बात हो रही है, तो आपको लगता है कि एक बार इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए? फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तो बड़ा फर्क पड़ेगा, लोगों को मौका मिलेगा अपनी जो भी उनकी तकलीफें हैं या जो भी उनके दिल में है। अभी तक कई लोगों के दिल में, खास कश्मीरियों के दिल में अभी गुस्सा है। देखिए हमारी ऑटोनॉमी ख़त्म कर दी, हमें जो कहा गया था वो सब धोखा निकला, तो सब लोग खुश नहीं है। लेकिन वोट जब देंगे तो सब देंगे वोट, जैसे यहाँ फ्री एंड फेयर हुआ था। इन बहुत सारे लीडर्स को नज़रबंद किया गया जब 370 और 35A हटाया, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए कोई भी लीडर को नज़रबंद करना प्रजातंत्र में दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उसके उन्होंने एक अपना बताया था क्यों किया। उन्होंने कहा अगर हम लीडर खुले रखते तो लीडर मीटिंग बुलाते, हज़ारों लोग लाखों लोग इकट्ठे हो जाते, गोली चलती, लोग मर जाते। तो लीडर बंद करने से ये हुआ कि एक भी कतरा खून का नहीं गिरा इस सारे कांड में। ये दैट इज जस्टिफिकेशन दैट दे गिव। उसमें कुछ है, तंत्र भी उसमें तथ्य है। लेकिन डॉक्टर करण सिंह एक टाइम में होते महाराजा, और अब हम युवराज थे, महाराजा तो तब होते अगर वो पुराना निजाम रहता। वो तो उसका दुख, कोई दुख नहीं। देखिए तेन त्यक्तेन भुंजी था, ईशावासी उपनिषद में है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था। उसको त्याग के एंजॉय करो, माँ गिजे कस्ते शुद्धनम। इसलिए मुझे वो नहीं। और एक गाना था ना उसका गाइड में, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया उसे हम भुलाते चले गए। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात। तो आपने वेदांत या सनातन धर्म, इसकी पढ़ाई कब शुरू कर दी? देखिए आश्चर्य आपको होगा तो राधा, मैंने कभी संस्कृत नहीं पढ़ी, न स्कूल में, न कॉलेज में, न कहीं। ये कुछ भगवत कृपा को पूर्व जन्म के संस्कार थे कि बस आरंभ किया था कि पंडित जी आए थे, भगवत गीता बालने की, तो आता गया। अब लोग समझते मैं बहुत पठित हूँ, मैंने पढ़े। उपनिषद मुझे बहुत प्रिय है, सबसे प्रिय हमारे शास्त्र जो है उपनिषद है। भगवत गीता भी द्वितीय श्रेणी पर है। अच्छा। हाँ, भगवत गीता जो है वो स्मृति है, श्रुति नहीं है। अच्छा, स्मृति है। स्मृति है। श्रुति जो है वो प्रथम श्रेणी के ऊपर होता है, और स्मृति होती है वेदांत, उपनिषद। जो तो वेदाहमितं पुरुषं महांतं आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते। क्या कहें, एक से एक उपनिषद अद्भुत है जी। तो जिस तरीके से आज की डेट में अगर आप देखें डॉक्टर करण सिंह जी, की उपनिषद हो या हमारे भगवत गीता हो या ये जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, उस सब का एक अजीब सा मेल ऐसा हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किससे हाँ, गडमगड जिसको बोलते हैं। हमारे धर्म की बात अब ये है ना कि
क्योंकि इतना प्राचीन है कि तो 5000 साल से चल रहे हैं। तो वेद हैं, फिर ब्राह्मण हैं, फिर अरण्यक हैं, फिर उपनिषद हैं, फिर आई ये सारे ये पुराण, अलग अलग विष्णु पुराण, शिव पुराण, ये पुराण, वो 18 पुराण आ पुराण। गए। उसमें बहुत सारी अतिशयोक्तियाँ भी हैं, उसमें सुंदर भी हैं बहुत सारे श्लोक, लेकिन बहुत सारी, एक राजा ने 10,000 साल राज किया जी, इसने 5,000, यानी इस किस्म की बातें भी हैं उसमें, कहानियाँ उसमें हैं। और फिर उसके बाद और कई सारे ग्रंथ आए हैं, मनुस्मृति आ गई, फिर ये आ गया, वो आ गया, इसलिए ये सारा घमचोल हो गया। अब तो इसमें मैं मानता हूँ कि जहाँ तक तो समाज का सवाल है, वो तो संविधान हमारा सामने, और संविधान सर्वमान्य है, सब मानते हैं उसको, जो बदल भी सकते हैं, ऐसा भी नहीं। देखिए कैसा संविधान बनाया कि जो बदल भी सकते हैं। 100 बार बदल चुका है, तो अमेंडमेंट हो चुकी है, लेकिन उसका महत्व है। और जहाँ तक फिर अपने व्यवहार, मैंने किताबें लिखी हैं, अभी मेरी लेटेस्ट किताब है सनातन धर्म, द इटर्नल रिलीजन। तो एक कोई यंगस्टर हो, समझिए कि 14 साल से लेके 18 साल 20 साल का, जो कि आज का बच्चा पैदा हुआ पढ़ा लिखा हो, उसने एक अलग तरीके की दुनिया, उसने शायद धर्म के नाम पर कर्म कांड को देखा हो, वो भी है, उसको क्या समझना चाहिए, धर्म को उसे कैसे लेना चाहिए? देखिए ये जो आपने प्रश्न पूछा ना, ये तो इस इंटरव्यू में मैं नहीं बता सकता हूँ आपको। ये तो मैंने, एक बात और बताऊं, संसद टीवी के लिए आपने नहीं देखा होगा, वो मैंने एक सीरीज एंकर की, एकम सत, ऋग्वेद का वाक्य है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सच्चाई एक है, उसे अभिव्यक्त करने के बड़े मार्ग हैं अलग अलग। एकम सत करके मैंने यहीं इसी कमरे में स्वयं बोला, और हर एक जो धर्म हमारे देश में है, 12 धर्म हैं, उन सब के लोगों को प्रस्तुत किया वो बात कर, ताकि वो अपने अपने धर्म की बात कर सके। तो हिंदू धर्म जो है बहुत अद्भुत है, इसमें इतनी शक्ति है, मगर इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए जी। तो वही बात है, मैं इसीलिए डॉक्टर करण सिंह से ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर बच्चों को ये बात कहा जाए तो क्या कहा जाए कि वो अपने धर्म को किस तरीके से समझें, क्योंकि एक तो मीडिया इतना बढ़ गया है, डिजिटल मीडिया है, इतने फिर तरीके तरीके के सोसाइटी में प्रयोग भी होते रहते हैं, तो और पॉलिटिक्स का धर्म के अंदर आ जाना भी है, तो उसको कोई बच्चा कैसे समझे, मेरी बेटी कैसे समझे ये बात कि मुझे धर्म, मेरे लिए धर्म क्या है, मैं धर्म को कैसे समझूं, मैं कर्मकांड समझूं, जो घर में पूजा आरती होती, घंटा बजाया जाता है, वो धर्म है? देखिए धर्म के बहुत सारे अंग हैं, जो घंटा बजाया जाता है वो भी धर्म ही है, वो भी श्रद्धा के साथ बजाना चाहिए। श्रेष्ठ धर्म क्या है? श्रेष्ठ धर्म तो है, श्रेष्ठ धर्म मैं तो मानता हूँ वो तो फिर उपनिषद का ज्ञान है। लेकिन सब कोई तो इतने इवॉल्व नहीं होते हैं ना डॉक्टर सिंह। भाई अगर हम ये समझ ही जाएं, कुछ भी रहे कि श्रेष्ठ धर्म क्या है, इसलिए फिर कहते हैं कि वो समझ ही नहीं सकता। सॉरी, मैं आपको बार बार ये इसलिए बोल रही हूँ, मैं यंगस्टर्स को ये बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि वो धर्म को किस तरीके से समझें। सबसे पहले तो 2-3 बातें हैं, अपनी भाषा ठीक रखें। घट घट में तो रे साईं बसत है, कटु वचन मत बोल रहे। जो भाषा हमारी बिगड़ गई है आजकल समाज में और राजनीति में भयंकर तौर पे। दूसरा, माता पिता की इज्जत करें, जरूरी नहीं कि उनकी बात माने, लेकिन उनकी इज्जत करें। तीसरा ये, किसी के साथ नफरत न करें। किसी दूसरे धर्म का मिला हो तो ये समझना चाहिए कि भाई हम अपने धर्म पे चल रहे हैं, वो अपने धर्म पे चल रहा है। हम ये रोज रोज लड़ना शुरू करेंगे हमारा धर्म अच्छा है तुम्हारा धर्म अच्छा है, उसमें वो नहीं करना है। चौथी बात, हिंसा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हिंसा जो करते हैं आजकल बच्चे एक दूसरे को मार रहे हैं, आपने देखा होगा स्कूल में। तो ये 4 इसके व्यवहार की बातें अगर सिखाई जाएं, यही धर्म का आधार है। इसमें मैं उपनिषद में न जाऊं और ब्रह्म क्या है और आत्मा क्या है और आत्मा ब्रह्म को मिलाने का क्या तरीका है, वो अलग बात है।
लेकिन ये अपना व्यवहार अगर बच्चों को सिखाया जाए कि व्यवहार अच्छा रखो, अपने आप को स्वस्थ रखो, अपने आप को भाषा अच्छी रखो, भाषा भी साफ हो, हमारा रहना सहना भी हो, बड़ा फर्क पड़ेगा। नफरत मत करो, नफरत मत करो। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहे वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। विद्विषा जो विषाद है, जो नफरत है, वो कभी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस देश में एक बार तो बंटवारा हो गया, तबाही हुई, करोड़ों लोग मारे गए, घर से बेघर हो गए, अब फिर से कुछ शिकाफ बढ़ रहा है। ये खतरनाक बात है। और मैं तो आप जानते हो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट से ही आया हूँ, तो हम तो बचपन से जहाँ अपने मंदिरों में जाते थे और उनके यहाँ भी जाते थे, हाजिरी भरते थे। चिराग शरीफ था, मखदूम साहब का, बाबा ऋषि। हमारे में तो कभी स्कूल में पहला कॉन्वेंट किया, क्रिश्चियन स्कूल था। दरबार साहब से हमारा परिवार उठा, तो हमारे लिए तो सब धर्म जो है शुरू से ही है। लेकिन यहाँ जो बाहर की परिस्थिति है उसमें थोड़ी सी निर्माण की ज़रूरत है, और समाज के जो नेता हैं और राजनीतिक नेता, उनका ये दायित्व बनता है कि इस किस्म की जो वैल्यू सिस्टम है वो उसको आगे बढ़ाए। जी, आप खुद बहुत बड़े शिव भक्त तो हैं, राम भक्त भी हैं। राम भक्त खैर हूँ, मैं तो रघुवंशी हूँ। रघुवंशी है। मेरा सवाल यही है कि जितने भी महाराजा या रियासतें थी वो सब रघुवंशी बने, कृष्णवंशी नहीं बने। नहीं, कुछ चंद्रवंशी भी बने। सूर्यवंशी राजपूत है, चंद्रवंशी राजपूत है। चंद्रवंशी भी कुछ है रियासतें, ऐसी जैसलमेर है, हमारे साधु साहब थे जैसलमेर वाले, वो चंद्रवंशी है, वो कृष्ण को मानते हैं। पर ज्यादातर लोग राम, और जो सूर्यवंशी है वो राम को मानते हैं, क्योंकि राम ही को मानते हैं राम को। तो दोनों में से अगर दोनों भगवान को देखा जाए, राम और कृष्ण को, तो कौन, किसको फॉलो करना चाहिए? जिसको आपका मन कहे। इसमें तो कोई कह नहीं सकता, और तुलनात्मक कर ही नहीं सकते। मैं तो शिव जी का भक्त हूँ, शिव जी तो परोपरी है, मैं समझता हूँ। लेकिन ये तो कृष्ण है, राम है, दोनों अवतार माने गए हैं विष्णु के। इनके बीच में लेकिन बोलते ना कि राम जो है वो नहीं, व्यक्तिगत नहीं, ये अपना जो कृष्ण भक्त है वो कृष्ण को सर्वोपरि मानते हैं। पर ज्यादातर राजवाड़े राम को मानते थे। क्यों? इसलिए क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, क्योंकि शायद रघुवंशी होने के नाते मानते अपने आप को, और मर्यादा पुरुषोत्तम भी माना गया उनको। मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन कृष्णवंशी भी हैं काफी, कोटा वाले भी हैं, जैसलमेर वाले भी हैं, उससे कम है लेकिन है। जो आज की डेट में हमारे यहाँ पर जो हम कर्मकांड देखते हैं धर्म के नाम पर, और खास करके बच्चे जो कर रहे हैं, अभी चल रही है सावन का महीना चल रहा, और मैं देखती हूँ वो एक कांवड़, तो उसमें डिस्को बजता है कुछ पता नहीं कितने 1000 वॉट्स का, और वो अजीब सा लगता है कि ये शिव के लिए जल लेने जा रहे हैं, लेकिन उसमें भक्ति नहीं, उसमें और सब कुछ है। अब भ्रंश हो गए हैं हमारे जो ये सारे नीतियाँ, तो यानी विचार तो अच्छे हैं, धार्मिक विचार हैं, लेकिन अब आजकल के ज़माने के मुताबिक वो उसकी अभिव्यक्ति उसी प्रकार से करते हैं। तो लोग, आपको लगता है कि राजनीतिज्ञ को, पॉलिटिशियंस को ये बोलना चाहिए कि आप कर्म कांड को अपने तक सीमित रखो, धर्म को ऊपर रखो? क्योंकि जो जिस तरीके से देखा गया ना, पूरा कर्म कांड ही आजकल धर्म के नाम पर सामने, कर्म कांड आता है। फिर बहुत सारे, देखिए अब होली होती है तो सब लोग इकट्ठे होकर मिलते हैं, दिवाली होती है तो सब मिलते हैं। तो कर्म कांड को हम तिरस्कृत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कर्म कांड इस प्रकार से न हो कि सामाजिक जीवन में, दैनिक जीवन में विघ्न पड़े। तो अब तो राम का मंदिर, श्री राम का मंदिर, भव्य मंदिर तैयार हो गया। जम्मू में आपने देखा हमारा राम का मंदिर, सबसे भव्य मंदिर उत्तर भारत में हमारा रघुनाथ मंदिर है जम्मू में। रघुनाथ मंदिर जी, जो हमारे पूर्वजों ने बनाया जी। तो अब अयोध्या में जिस चीज की इतने साल से इतनी कड़वाहट थी सोसाइटी में, आपको लगता है कि अब इस मसले को
साइड में करके हम लोगों को सबको आगे बढ़ जाना चाहिए और उसको खींचना नहीं चाहिए। अब कैसे खींच रहे हैं इस मसला, आपने कहा वो तो हो गया, बन गया मंदिर। हाँ। मैंने भी 11 लाख रुपए अपनी ओर से भेंट चढ़ाई थी, जी। तो मंदिर हो गया तो देख ले। हालांकि नया, एक प्रकार से नया ही देवता बनाया, क्योंकि बाल कृष्ण की तो हम पूजा समझते थे, बाल राम की पूजा कभी तक मैंने आज तक सुनी नहीं कहीं, ना पढ़ी कहीं। अच्छा। कृष्ण की तो बचपन से वो जो लीला हाँ, वृंदावन लीला थी में, उनकी। और वो सारे जो बांसुरी वगैरह, वो तो श्री राम का तो कभी हमने बेबी राम का सुना नहीं था। तो अच्छा किया इन्होंने नया एक बनाया विचार, तो ठीक है, अब हो गया तो अच्छी बात बन गई। मंदिर अयोध्या में मंदिर बनना तो अच्छा ही है, अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा राम मंदिर। लेकिन तलखी बहुत रही इसमें, आप ठीक कह रहे हैं, वो जो उठाया गया और फिर तलखी रही। अगर खुशअस्लूबी से हो जाता, यानी समाधान, तो ज़्यादा अच्छा था। हर किसी को आगे आके उसको खत्म करना चाहिए था उस तरीके। अब डॉक्टर कर्ण सिंह अपने अब जीवन को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या कोई चीज बाकी रह गई, कोई इच्छा बाकी रह गई, कोई काम बाकी रह गया? ऐसा अनुराधा, भगवत कृपा से मैंने बहुत कुछ देखा। मैंने पुराने पिताजी का राज्य भी देखा, अंग्रेज़ों का झंडा यहाँ राष्ट्रपति भवन पर लहराते भी देखा, और सारा बना। फिर जवाहरलाल जी जब बने, वो मेरे मेंटोर थे, हमारे पॉलिटिकल गुरु थे, उन्हीं की किताबें पढ़ पढ़ के हम बड़े हुए, तो वो अच्छे। उसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री आए, फिर इंदिरा गांधी के साथ तो मैं 10 वर्ष उनके साथ मंत्रिमंडल में था। फिर उसके बाद और चीज़ें हैं, फिर अमेरिका में गया एम्बेसडर बन के, अपना कार्य जो किया, राजनीति का भी किया, और ये हम संस्कृति नीति का भी किया। संगीत है, ये सब नृत्य है, भरतनाट्यम मुझे बहुत प्रिय है। अच्छा। और मैंने सारे विश्व में, जब मैं ICCR में था, 40 हमारे सेंटर थे दुनिया में, हर एक जगह भरतनाट्यम का प्रचार हुआ, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। 2 चीज़ों की डिमांड थी, योगा एंड भरतनाट्यम। आपको तो संगीत से भी बहुत लगाव है, आप खुद भी गजलें सुनते हैं? मैंने नहीं, गाता हूँ, अभी हफ्ते के एक बार रियाज करता हूँ बाकायदा। अच्छा, बाकायदा? नहीं, यहाँ आते बाकायदा 2 आदमी, मतलब रियाज करा। हाँ। तो प्लीज एक तो सुनाइए। नहीं, गाने वाली आज नहीं। थोड़ी सी नहीं, शायरी, शेरो शायरी ही पढ़ दीजिए। शेरो शायरी तो खैर क्या पढ़ूंगा मैं, शेरो शायरी तो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, डोगरी, पंजाबी, किस भाषा में आप चाहते हैं मैं सब भाषा में बोल सकता हूँ। हिंदी में बोले तो, या उर्दू में बोले तो भी अच्छा है। उर्दू बहुत अच्छा है, हिंदी, हाँ उर्दू में वो बोले हिंदी में हट छोड़ सकी चल संग मेरे, तो ब्रिज में कान बुलावत है, इतको तू बैठी मान किए तो श्याम सुंदर घबरावत है, जाको जोगी जन ध्यान धरत ब्रह्मादिक पार न पावत है, तेरी प्रीत में भूल गयो प्रभुता तकसीर वो माफ करावत है, नहीं तुम बिन उनको आको चैन परत, नहीं खान पान कछु भावत है, नहीं मोर मुकुट पहने कछनी, नहीं अंग सुगंध लगावत है, नहीं धेनु चरावन जा सही, नहीं बंसी नाथ सुनावत है, कैसो हियो तेरा कठोर भयो, नहीं शाम सूरत तुहे भावत है, एक बात मैं सांचे कहूँ सजनी, अब क्यों इतना तरसावत है, प्यारे मोहन से बेगी में रोज आकर, वो तो तेरो ही नाद उठावत। वाह वाह। क्योंकि अगर रस है, हिंदी खड़ी बोली में रस नहीं है, या ब्रजभाषा में है, और ये अवधि में है। और उर्दू का क्या है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से। वाह, गालिब की गजल। महारानी साहिबा का जिक्र मैं कर रही हूँ, वैसे जरूरत कर रही हूँ, लेकिन मैंने जब भी एज ए यंग रिपोर्टर, एज ए कपल, वो हमेशा में साथ ही आपके साथ हमेशा देखा, हमेशा मैंने एज ए कपल आपको हमेशा देखा। हम रही एज ए कपल। हाँ, 60 साल हमारी शादी, 60th ईयर के ऊपर हमारा हो गई जी। ठीक है, बचपन में शादी करीब करीब हो गई थी, मैं 19 साल का था, वो 14 साल की थी। अरे वाह। तो और घर में और कोई नहीं, न पिता न माता, बाहर थे, न चाचा न ताया, न कोई,
हम दो ही थे, दोनों इकट्ठे। तो बच्चे से बड़े हो गए, बच्चों बचपन बच- से। हाँ, हम अंग्रेजी की इम्तिहान करते रहे, वो हिंदी की इम्तिहान करती रही। उनका बड़ा साथ रहा मुझे, उनसे मुझे इतनी ताकत मिली। ख़ासतौर पर मैं अकेला ही था, जैसे मैंने बताया आपको, जी। भाई बहन तो कोई थे नहीं मेरे, माता पिता को रास्ता छोड़ना पड़ा, तो वही मेरे साथ रहे। और बाद में जितने मैं चुनाव जीता, ज़्यादा वोट उनकी वजह से मिलते थे मुझे, क्योंकि लोग सब आ जाते थे, हमने देखना युवरानी साहब को, देखना युवरानी साहब को। गांव से औरतें नहीं आती, नहीं तो कभी हाँ, हमारी जम्मू डोगरा औरतें हैं, युवरानी साहब की दिखना, युवरानी साहब की दिखना, तो वो सब आते, तो मैं भाषण करता था और वो सब कुछ सिखाती थी कि हम ऐसे टीका लगाना, इसके ऊपर लगाना। वो बड़ी स्टाइलिश, मतलब हाँ, मेरा जो इमेज है उनके लिए, she was a very beautiful lady, very and beautiful, a very good dresser. She dressed dressed, very well. जी, बहुत खूबसूरत और बड़ी जैसे राणा की अलग थी। सी पर्सनालिटी उनकी थी। ये ऐसे कोई शक नहीं। हाँ? ऐसे वो कोई- नेपाल की थी, तो कभी कम्युनिकेशन में तो कोई दिक्कत नहीं नहीं, पहले शुरू में उनको कठिनाई थी थोड़ी, लेकिन धीरे धीरे बहुत जल्दी हिंदी भी सीख गई, डोगरी भी सीख गई। अच्छा, हमारी जो स्थानीय भाषा है जम्मू में डोगरी, जी। मेरी मातृभाषा, वो भी सीख गई। अच्छा। लोगों को आश्चर्य होता था कि डोगरी कैसे बोलती है। तो उनसे आपकी शादी तय किसने कराई? अब ये तय तो ऐसा हुआ, वो भी कहानी है एक, कि पहले मेरी शादी किसी और राजकुमारी के साथ होने वाली थी। रतलाम। हाँ, तो यहाँ जब हैदराबाद ऑपरेशन हुआ, जी। तो महाराजा मोहन शमशेर जो वहाँ के उस वक्त राणा थे, उन्होंने अपने बड़े बेटे शारदा शमशेर को एक कंटिंजेंट लेके यहाँ भेजा। भारतवर्ष की मदद तो क्या करनी थी नेपाल ने, लेकिन एक सिंबल था कि हमने भेजा। जन शारदा शमशेर, वो मेरे ससुर निकले बाद, तो वो और रानी साहबा और उनके बच्चे, एक दिन की शादी हुई थी खेतरी की, तो वहाँ पिताजी और माताजी भी थे। उन्होंने कहा जी ये टाइगर के लिए ठीक है। अच्छा। अब बताओ, मैं तो अमेरिका में बैठा हुआ था परंग पे हॉस्पिटल, तो उन्होंने पीछे से सारी पुरानी वो तोड़ के, और बस मैं वापस आया अमेरिका से, कहा जी तो वापस कमाई किसी और से हो रही है, आप मिलना चाहते हो? मैं कहा जरूर मिलना चाहता हूँ। तो जो हम बम्बई से जब वापस जम्मू आ रहे थे, यहीं रुके हम दिल्ली में, फरीदकोट हाउस जो है, वहाँ वो था, लंच था, वहीं मैं पहली बार उनसे मिला। फिर फिदा हो गए। मुझे पूछा गया, मैंने कहा ठीक है, तो उनको भी पूछा गया होगा, पता है उसको पूछा क्या नहीं पूछा, लेकिन थे वो सारे बैठे हुए। बाबा, ये किस्सा हुआ, ये किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ लाइफ। और देखिए, उनका नाम था यशो राज्य लक्ष्मी जी। उनके विवाह के साथ यश भी मुझे मिला, राज भी मुझे मिला, लक्ष्मी भी मुझे मिली। अरे वाह, सारी तीनों चीजें मिली। कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी तो स्टोरी पर फिल्म बननी चाहिए। बनानी चाहिए, किसी को बन रही है, एक बनाई, पिता मेरी बेटी ने बनाई मेरी फिल्म एक जी, करण सिंह, अ पिलग्रिम सोल बनाई हुई है। वो डिज्नी हॉटस्टार पर भी चली 1 साल। ओके, लोग बना सकते हैं। और सब देखा मैंने, सब प्रधानमंत्री देखे, जवाहरलाल जी से लेके नरेंद्र मोदी तक, वो भी 3 बार जीते, ये भी 3 बार जीते, ये सब मैंने देखा। बीच में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं था जिसके साथ हमारा वार्तालाप ना हुआ हो। फिर बाहर भी दुनिया में बहुत आप जब यूएस में एम्बेसडर थे, उसके अलावा मैं और मेरी पत्नी यूरोप में बहुत घूमे। कोई देश नहीं रहा यूरोप में जहाँ हम नहीं गए हों, कि हमारे रूलिंग चीफ जो वहाँ पुराने थे वो सब मित्र हो गए। बड़ी अच्छी हमारी भगवान की दया से, फिर वो 15 साल हो गए तो आप अभी अपना वक्त किस तरीके से निकालते हैं पूरे दिन में? आजकल मेरा बड़ा अच्छा बंधा हुआ है। मैं 11 बजे से शुरू करता हूँ काम अपना। उससे पहले 2 घंटे पूजा करता हूँ सुबह, और अपना वो कर के तैयार होकर 11 बजे शुरू करता हूँ। 11 से 1:30 बजे तक, जैसे आपका बीच में आ गया, 12:30 से 1:30 बजे तक, तो वो उस समय स्टेनोग्राफर होता है, वो काम करता है, कोई लोग मिलने वाले होते हैं, इंटरव्यू वाले बात। फिर 1:30 बजे भोजन करता हूँ, और उसके बाद थोड़े अखबार पढ़ के 3 बजे रेस्ट करता हूँ, 1 घंटा। इस उम्र में 1 घंटा रेस्ट बड़ी ज़रूरी है मेरे लिए। और फिर मैं 5 बजे आता हूँ नीचे।
5 बजे फिर कोई और मिलने वाले हैं, कोई चाय आने वाले हैं, या क्या करना है क्या नहीं करना है, कहीं बाहर जाना होता है, कहीं फंक्शन, किताबें रिलीज़ करता हूँ या इसी में आपने कई बार देखा होगा, तो वो इवनिंग का टाइम हो रखा। 9 बजे भोजन के बाद फिर रात की पूजा करके 11 बजे सो जाता। आपके सिर पे हमेशा मैंने कैप देखा। पहले लोग मुकुट पहनते थे, राजा लोग। अब मुकुट तो रहे नहीं तो टोपी से ही अच्छी लगती ना आपको? बहुत अच्छी लगती है। तो यही का, लेकिन कोई इसका राज कोई आप राज यही है कि अच्छी लगती है इसलिए तो। और मेरा ऐसा है, जो मैं कपड़े वस्त्र बनवाता हूँ ना, 3 पीस होता है, टोपी, जैकेट और पतलून, एक ही कपड़े से, एक ही कपड़ा, ताकि पूरा मैच हो जाए। तो जितने मेरे सूट है उतनी ही मेरी टोपी है। तो ये दिस बिकम पार्ट, बिकॉज़ इट्स माय सिग्नेचर, इफ यू लाइक, इट्स अ सिग्नेचर। तो ये चीजें आपके बच्चों में आई ली या नहीं? नहीं, बच्चे देखिए, बच्चे तो आजकल अपने अपने, अब हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन भी अब भगवान की दया से बड़े हो गए हैं। आज हमारे बेटे की 60वीं जन्मदिन है, 60, और बेटी जो 67 है। So they grown up, their children are grown up. They have grandchildren. They have the grandchildren and they have great grandchildren. Oh. So therefore, every generation has its own view. They don't necessarily follow what I do. None of them wear caps, by the way. मैंने कई बार कहा, भाई टोपी पहनते क्यों नहीं हो? कहते नहीं। आपके बाद फिर पॉलिटिक्स में ज्यादा आपके, ऐसा है ना, जब तक मैं एमपी रहा, मैं एमपी रहा 2019 तक, मुझे लगता है, नहीं 18 तक जी। 3 बार बना, 2006, 2008, 12, 18। तो 2018 तक तो मैं एमपी था और वर्किंग कमेटी में भी था जी। तो एमपी की टर्म भी समाप्त हो गई और वर्किंग कमेटी से भी इन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया। तब मुझे क्लियर हो गया कि अब इनको हमारी आवश्यकता नहीं है, कांग्रेस को। इसीलिए मैं हूँ वैसे अभी तक टेक्निकली कांग्रेस में हूँ, लेकिन मैंने अब कोई उसमें पॉलिटिक्स में कोई हिस्सा लेना बंद कर दिया है, कोई इलेक्शन में नहीं जाता हूँ। आई एम सॉर्ट ऑफ नाउ एल्डर स्टेट्समैन, इफ यू लाइक। मैंने तो लिविंग लेजेंड आपको बोला ही इसीलिए। बट आई हैव हैड अ मार्वलस लाइफ, भगवत कृपा रही है जी। आप अपने बच्चों को देखना चाहेंगे एक्टिव पॉलिटिक्स में? बच्चे मतलब अगर शौक उनको, जिनको शौक होगा वो जाए। मैं किसी को धकेलूंगा नहीं पॉलिटिक्स में कि भी तुमने जरूर पॉलिटिक्स करनी है। अगर कोई इसमें किसी को इंटरेस्ट होगा तो जाए, बड़ी खुशी प्रोत्साहन करूंगा, उनको राय दूंगा, पॉलिटिकल जो भी मेरी कोई विजडम होगी उनको दूंगा कि ऐसे बोलो और ऐसे उठो और ऐसे बैठो। अच्छा, फिल्मों का आपको शौक है? फिल्मों का पहले शौक था, बचपन में देखते थे। आपको आश्चर्य होगा, सबसे पहले फिल्म मैंने देखी राम राज्य। अच्छा। प्रेम अदीब और शोभना समर्थ की, शोभना समर्थ की 1941। अच्छा। और फिर दूसरे साल भरत मिलाप बनी। और उस समय मेरे फेवरेट एक्टर थे पृथ्वीराज कपूर और सोहराब मोदी। वो तो एक्टर्स है नहीं। आजकल के छोकरे जो है छोटे मोटे नाचते हैं, ठीक है, अच्छा नाचते हैं, मैं नहीं कहता, और लेकिन ये वो जो रोब उन लोगों में था, उनकी पर्सनालिटीज, उनकी जो पर्सनालिटीज थी साहब, उनकी आवाज में तो मैंने तो पृथ्वीराज कपूर को सिर्फ एक अकबर के रोल में ही देखा है। क्या उसने वो जो मुगले आजम जो है, जी। उससे बेहतर कभी फिल्म नहीं बनी है हमारे देश। दैट इज द ग्रेटेस्ट फिल्म मेड। आसिफ ने 14 वर्ष अपने जीवन के दिए और वो सारी फिल्म जो है वो अकबर के कंधे पे चलती। जी। आपको म्यूजिक में क्या पसंद है? मतलब जैसे मुझे क्लासिकल म्यूजिक में बताऊँ 3 चीजें। डोगरी गाने मैंने अपने माता जी से सुने। अच्छा। जो मैं गाता भी हूँ, जो मेरे रिकॉर्डिंग भी है, रेडियो पर भी बजते हैं, पहाड़ी गाने हैं। पहाड़ी गाने। क्लासिकल म्यूजिक मुझे बापूजी ने सिखवाई, उन्हें बैठा के रियाज करवाते थे। अच्छा। बचपन से तो मैंने क्लासिकल म्यूजिक सीखा है, हिंदुस्तानी क्लासिक। और रॉक म्यूजिक का मुझे अपना बड़ा शौक है बचपन से। अच्छा। तो तीनों ये जो त्रिवेणी म्यूजिक की है, ये सब मुझे अच्छी लगती है। अरे वाह।
तो ये भी सौभाग्य है मेरा कि तो रॉक का भी की भी बहुत। अभी प्रैक्टिस अभी आप करते हैं? नहीं तो कभी कभी अच्छा, बकायदा बैंड लगा नहीं बैंड नहीं लिया तो सुनता हूँ सिर्फ। लेकिन ये है कि एल्विस प्रेस्ली से बहुत पहले वो बिल हेली एंड द कॉमेट से लेके जब शुरू हुआ, और ये व्हिटनी ह्यूस्टन और मैडोना और एबा और ये सब मुझे बहुत शौक। आज की डेट में कोई भी सॉन्ग आपको भाता है जो फिल्मी कोई नहीं भाता है मुझे। पुराने गाने अच्छे लगते हैं? पुराने ही गाने अच्छे लगते हैं। यानी सवाल ये है कि पुराने क्या गाने हुआ करते हैं। अब जैसे वो मन तरफत हरि दर्शन को, ऐसा इससे बेहतर भजन कभी हुआ नहीं जी। और ये याद रहा जाए, भजन लिखा भी मुसलमान ने जी, स्वरबद्ध भी मुसलमान ने किया, गाया भी मुसलमान। नौशाद साहब के म्यूजिक, नौशाद साहब, मोहम्मद रफी ने गाया था। और क्या ऐसा भजन किसी ने रोक खड़े हो जाते हैं उसके बारे में। उस किस्म की चीज़ें, बहुत अच्छे अच्छे गाने होते थे। लेकिन अब एक वजह है अनुराधा, उन दिनों में लेखक बहुत अच्छे थे। साहिर लुधियानवी थे, कैफी आजमी थे, ये अलग अलग जो मुसलमान लेखक थे, वो बहुत खूबसूरत गीतें लिखते थे। आजकल ना कोई लिखने वाला है, फिलॉसफी होती थी उन गीतों में, पूरी तरीके से बोलते, क्या क्या गजलें लिखी हैं उन्होंने जी। गजलों में आपको कौन अच्छा लगता रहा? जैसे लोग बोलते हैं गुलाम अली हैं या मेहदी हसन साहब हैं। मेहदी हसन भी अच्छे, मोहम्मद रफ़ी ने बहुत अच्छी गजलें गाई। फिल्मों में तो मोहम्मद रफ़ी ने बहुत अच्छी गजलें गाई हैं। और बाकी म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक में मुझे केसर बाई केरकर से सुनता रहा। अच्छा। हमारे दरबार में आती थी एक साल केसर बाई, दूसरे साल सिद्धेश्वरी देवी। अरे वाह। तो उस वक्त मैं सुनता रहा हूँ। तो मुझे कुछ राग बहुत प्रिय है, भोपाली बहुत प्रिय है। भोपाली, और ये भोपाली के जो कल्याण ठाट के राग, भोपाली है, देशकार है, शुद्ध कल्याण है, शंकरा है, ये मुझे बहुत पसंद है। और दुर्गा माल कौंस तो है ही है। चलिए डॉक्टर साहब, आपसे बात करके मुझे इतना मजा आया, मुझे लगा नहीं कि मैं खुद भी इंटरव्यू कर रही हूँ, मुझे लगा मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। बात ही कर रहे थे, अच्छा किया। मुझे भी अच्छा लगता है ऐसी बातें करने से। जी, सो थैंक यू सो मच। प्रणाम। जी प्रणाम। तो ये थे डॉक्टर करण सिंह जी। आपने खुद ही सुन लिया होगा, इतनी सारी बातें, इतना इतिहास की बातें, म्यूजिक की बातें, मतलब इसे कहते हैं लिविंग लेजेंड। तो मैं अनुराधा प्रसाद आपसे फिर से विदा लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच।